गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई अंक का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे। आफ्टर नेशनल एंड इंटरनेशनल 2 खत्म हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI आधारित मुद्रास्फीति। WPI आधारित मुद्रास्फीति मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये मई के महीने का आंकड़ा आया है, तो हो गया ये डबल। क्या हो गई है? डबल, 2 गुना हो गई। तो हमें 2 गुना 4 गुना से ज़्यादा लेना देना नहीं है। मोटा मोटा आप ये समझ रहे हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ गई है, बढ़ के डबल हो गई पिछले मई के महीने में। WPI क्या होता है? हिंदी में आप लोग बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। या होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। मुद्रास्फीति इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब होता है महंगाई। महंगाई का मतलब कीमत में वृद्धि। किसकी कीमत में वृद्धि? वस्तुओं और सेवाओं की। अर्थव्यवस्था में 2 ही चीजें हैं, या तो वस्तु है या तो सेवाएं हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट ले लेते हैं, कोई सा पार्ले का बिस्किट ले लेते हैं। ये पिछले महीने मान लीजिए कि 5 रुपए का था और अगले महीने में हो गया 6 रुपए का, तो ये क्या हो गया? महंगा हो गया। ऐसे ही सेवाओं में। ठीक, तो आप ये समझ गए व्यवहारिक रूप से क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको जो मुद्रास्फीति के आंकड़े आते हैं वो पिछले महीने से तुलना में नहीं आते हैं, पिछले साल की तुलना में आते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट गणना करते हैं। कैसे? जैसे मई के आंकड़े आए हैं, मई 2026 की, तो इसकी तुलना की जाएगी मई 2025 से। मई 2025 में कितना था और मई 2026 में प्राइस क्या हो, इस बेसिस पर मुद्रास्फीति तय होती है। बाकी लोग बताते हैं कि भाई पिछले महीने से कितना बढ़ गया, अगले से कितना बढ़ गया, वो अलग बात है। लेकिन मुद्रास्फीति की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो मई पिछले साल के सेम मंथ से की जाती है। मई 2025 की तुलना मई 2026 से। अब यहाँ पर जो मान लीजिए कि इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स सपोज करिए यहाँ पर 100 रहा होगा और यहाँ पर होगा 105, तो मुद्रास्फीति कितनी हो गई? 5%। इस तरह से निकाला जाता है। तो मुद्रास्फीति के मापने के लिए 2 पैमाने हैं हमारे पास। मापने के लिए 2 पैमाने हैं। एक तो हम जिसको बोलते हैं CPI और WPI। दोनों में ये होता क्या है, इसमें वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती हैं और उनके मूल्य में जो औसत वृद्धि होती है, क्या होती है? औसत वृद्धि। मूल्य में, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली औसत वृद्धि, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। दोनों में ही औसत निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कैलकुलेशन जो किया जाता है, इसमें औसत जो निकाला जाता है, ये वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज होता है, भारित औसत। तो ये हो गए मापने के तरीके। हम यहाँ पढ़ रहे हैं
WPI। WPI के बारे में क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या है कि थोक स्तर पर महंगाई नापते हैं। मतलब जो सामान हम लोग कहते हैं थोक है, खुरदरा है, तो थोक स्तर पर जैसे कि बल्क में जहाँ सामान खरीदा जाता है, खरीदते हैं लोग, जो दुकानदार खरीदते हैं, उस स्तर पर कितनी महंगाई है, थोक स्तर पर महंगाई को नापते हैं। महंगाई बताता है या जानकारी होती है इसकी। जबकि सीपीआई में क्या होता है? रिटेल स्तर पर नापता है। रिटेल का मतलब क्या होता है? खुरदरा, खुदरा स्तर पर, जहां से हम लोग सामान खरीदते हैं, मतलब जहां से कंज्यूमर खरीदता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर कौन? हम लोग जो सामान लेकर कंज्यूम करते हैं। तो खुदरा स्तर पर महंगाई नापता है, नापता है या मापता है। ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। WPI वाला जो आया है, इसकी बेस ईयर चेंज किया गया है, तो नया बेस ईयर इसका क्या बनाया है इन लोगों ने? 2022-23। अब यहाँ पर इतनी बातें तो हमने कर ली। मुद्रास्फीति का जब हम प्रभाव की बात करते हैं, कभी-कभी आपसे जो पूछा जाता है, किस पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुद्रास्फीति में एक काम क्या होता है, इसको याद रखेंगे तो आप किसी पर भी प्रभाव क्या पड़ रहा है वो आप बता सकते हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। यह मुद्रा की क्रय क्षमता घटती है। क्रय क्षमता मतलब खरीदने की क्षमता। खरीदने की क्षमता से क्या मतलब होता है कि जैसे 10 रुपए का नोट है, तो क्या खरीद सकता है 10 रुपए का नोट? अब 10 रुपए का नोट मान लीजिए एक पार्ले बिस्किट खरीद रहा था पिछले साल 2025 में, और आज की डेट में ये एक पार्ले नहीं बल्कि आधा पार्ले का बिस्किट मिलेगा। खोल के तो देंगे नहीं, प्राइस आप करेंगे तो मान लीजिए आधा पार्ले बिस्किट मिल रहा है, तो इसके खरीदने की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। क्रय क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। आप नोट को लेकर क्या करेंगे? नोट का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि भाई हम उससे खरीद सकें। कितना खरीद पाते हैं ये मैटर करता है। अगर 10 रुपए के नोट में आधा पार्ले मिल रहा है, 2027 में पता लगता है आधा भी ना मिले, कहें कि अब 85 रुपए मिलेगा, तो महंगाई बढ़ गई और रुपए की क्रय क्षमता क्या हो गई? घट गई। तो इसी को बोलते हैं मुद्रा का मूल्य घट गया और मुद्रा की क्रय क्षमता घट गई। अब देखिए, जब मुद्रास्फीति होती है तो क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब अब समझ लीजिए 100 रुपए का मान लीजिए कि क्या मान लें, प्याज ही ले लेते, 100 रुपए किलो प्याज, ठीक। और ये हो गया 150 रुपए किलो प्याज, ठीक। जनवरी 2025 और जनवरी 2026 का ये रेट है। और आपके पास जो नोट था, मान लीजिए कि 100 रुपए का नोट था, 100 का नोट है आपके पास, तो यहाँ तो 1 किलो आपने खरीद लिया जब 100 रुपए रेट था, यहाँ खरीदा आपने 1 केजी। यहाँ आपको कितना मिलेगा? 100 रुपए में कितना मिलेगा? 1 केजी तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? तो 150 रुपए का 1 किलो दे रहे हैं, तो यहाँ कितना मिलेगा? कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 100/150 मतलब 2/3 केजी, मतलब लगभग 600 ग्राम मिलेगा। 600 ग्राम मोटा मोटा मान लेते हैं, मतलब 400 ग्राम आपको कम मिलेगा। अब इसको याद रखिए और
प्रभाव अब देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। जैसे जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जो कर्जा देने वाला व्यक्ति है, कर्जा देने वाला या ऋण देने वाला, उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा। अब जैसे किसी ने पैसे लिए, 100 रुपए लिए थे और 100 रुपए वापस कर रहा है, तो इसको क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि पैसे की जो क्रय क्षमता तो घट गई, पहले 1 किलो खरीदता, अब 600 ग्राम खरीद। लेकिन ये उल्टा कर लिया, जिसने खरीदा, पैसा लिया था, जिसने लोन लिया था, उसको डेटर बोलते हैं, इसको क्या होगा, फायदा, लाभ होगा। क्यों? 100 रुपए का 1 किलो इसने उस समय खरीद लिया, और जब इसको दिया तभी 100 रुपए दिए, ये 2 तिहाई खरीद पाएंगे, तो इसको तो फायदा हुआ, क्योंकि पैसे की तुलना में इसको लाभ हुआ। ऐसे ही जो स्थिर आय वाले होते हैं, जिनकी आय स्थिर होती है, उनको क्या होगा, नुकसान। क्यों? मान लीजिए कि किसी को 100 रुपए महीना मिल रहा था, तो 1 किलो खरीद रहा था, अब अगले साल भी 100 रुपए मिले, तो इतना खरीदेगा, तो नुकसान हो रहा है। जिसकी आय फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबल मतलब परिवर्तनशील आय, तो उसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा। इसी तरह से आपको कंपैरिजन देख लेना है। अब हम आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने देखा, इसमें होता क्या है, आंकड़े पब्लिश कौन करता है इसके, आंकड़े पब्लिश करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है, वो का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और आंकड़े हर महीने आते हैं, तो मंथली आंकड़े पब्लिश होते हैं, हर महीने की महंगाई हमें पता चलती है। तो इसका नया बेस ईयर क्या बन गया है, अभी इसके आंकड़े नहीं है नए वाले बेस ईयर के, ये पुराने वाले पर ही आए हैं आंकड़े जो आए हैं। पुराना वाला कितना था, 2011-12, 12 से 2 खत्म हो रहा है, यहीं से 22 और 23 कर दीजिए, तो आपको नया वाला याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि इसको रिप्लेस करने की बात हो रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे, कब, अगले 5 साल में। तो इसकी जगह पर नया क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये लेटेस्ट न्यूज है। क्या लाएंगे ये लोग, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लाएंगे, नहीं ला चुके हैं, आंकड़े इसके आने शुरू हो चुके हैं। और ये 3 प्रकार का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और सर्विस। ये 3 प्रकार के होंगे, इसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए थी। यहाँ पर एक रीजन दिया गया है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गई है मई में, तो उसका रीजन क्या है, या डबल हो गई है, तो उसका रीजन है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, सॉरी मिडिल ईस्ट क्या, वेस्ट एशिया क्राइसिस ज़्यादा बेटर है, वेस्ट एशिया संकट। ये कौन सा संकट है, जो ईरान में चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, हार्मुज जल संधि बंद हो गई, हार्मुज जल संधि स्ट्रेट इंग्लिश में बोलते हैं। बंद क्या हो गई, इन लोगों ने बंद कर दिया, बंद करने को क्या बोलते हैं, ब्लॉकेड। और जब बंद हो गए तो यहाँ से जो सामान गुजर रहा था वो भी नहीं गुजरेगा। क्या सामान गुजर रहा था, विशेष रूप से ऑयल एंड गैस। विश्व का 1/5 ऑयल एंड गैस यहीं से गुजरता है, तो ये इसकी सप्लाई, इसका मतलब कम हो गई या बंद हो गई। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ऑयल के प्राइस बढ़ गए, और किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और सबसे बुरी बात क्या है ऑयल की, कि ये हर चीज़ में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होगा, कीमत बढ़ चुकी है तो
जो वस्तुएं बनेंगी उनकी कास्ट बढ़ जाएगी, उनकी कास्ट बढ़ेगी तो महंगाई, महंगाई बढ़ मतलब मुद्रास्फीति। जहाँ पर नहीं भी यूज होता है तो वस्तुओं को परिवहन करने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रक में पड़ता है डीजल या ऑयल, तो उसकी कास्ट बढ़ जाती है परिवहन की, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ऑयल एक ऐसा उत्पाद होता है जिसकी वजह से लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल यूज होता है सिंचाई के लिए, तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। ट्रैक्टर वगैरह में यूज होता है, वहाँ भी बढ़ेगा सब चीज़। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो बड़ा कारण ये है। ये मुद्रास्फीति कौन सी मुद्रास्फीति होगी, इसकी खास बात क्या होगी, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। कौन सी? इम्पोर्टेड, आयातित। क्यों? क्योंकि ये मुद्रास्फीति बाहरी कारणों से है, तो वहीं से इम्पोर्ट होके आ रही है, क्योंकि कीमतें ऑयल की वजह से बढ़ी हुई हैं, वो ऑयल इम्पोर्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। जब कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है चीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। चीन निर्यात पर नहीं है भाई, चीनी निर्यात पर है, शुगर के निर्यात पर प्रतिबंध। तो इससे जुड़ी हुई दो न्यूज हैं, दोनों एक साथ हम कवर कर लेंगे। तो इस पर प्रतिबंध शुगर के एक्सपोर्ट पर लगाया गया है। किसी चीज पर बैन लगाया जाता है, कोई भी एक्शन होता है तो उसके रीजंस होते हैं। एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है, कब तक? 1-2 महीने के लिए लगाया हुआ है। तो रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है, घरेलू मार्केट में इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ना, घरेलू बाजार से मतलब होता है भारत की बात। भारत हमारे लिए घरेलू मार्केट है, हमारा घर नहीं घरेलू मार्केट है, हमारा भारत जो है वो घरेलू बाजार है अर्थव्यवस्था में। घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ जाना, इसी वजह से इसकी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया कि निर्यात ना हो, घर में रहे। तो घर में जब रहेगा तो कीमतें क्या होंगी, सबसाइड हो जाएंगी, कीमतें डाउन होंगी, इससे जो उपभोक्ता है उनको राहत मिलेगी। ये रीजन है। जब शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा कौन करता है? चीनी उत्पादन। तो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करता है ब्राजील, दूसरे नंबर पर हम। लेकिन अगर खपत की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खपत कौन करता है? सबसे ज्यादा खपत कौन ही करेगा? हम करेंगे। क्यों करेंगे? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? 145 करोड़ हो गई है हमारी, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो सबसे ज्यादा यही हो जाएगा खपत। ब्राजील की जनसंख्या छोटी है, बहुत कम है, 5वें नंबर 6ठे नंबर पे आता है। हमसे बराबर में चाइना खड़ा है, तो चाइना में है नहीं, सो भारत में सबसे ज्यादा उपभोग होता है शुगर का। तो ये हो गया चीनी के बारे में। चीनी बनती किससे है? चीनी बनती है शुगर केन से। शुगर केन को हिंदी में बोलते हैं गन्ना। गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? चलो, गन्ने की जो कीमतें होती हैं, अगली न्यूज यहीं से स्टार्ट होती है, गन्ने की कीमत। तो गन्ने की कीमत जो तय करती है सरकार, उसको क्या बोलते हैं? FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फुल फॉर्म कभी पूछ लेते हैं तो वैसे भी आपको पता रहना चाहिए, रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये कौन तय करता है? सरकार तय करती है। सरकार में भी कौन? कृषि मंत्रालय, और उसमें भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो सीधा जवाब आपका CCEA तय करता है। CCEA, इसका नाम याद रखिए, कई बार पूछा जाता है, बहुत यूजफुल नाम है, कैबिनेट कमेटी ऑन। तो आपको लास्ट वाला नाम याद रखा है, इकोनॉमिक अफेयर। ये तो सब कॉमन रहेगा, कैबिनेट कमेटी। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर,
तो आपको इकोनॉमिक अफेयर याद रखना है बस, आर्थिक मामलों की समिति। इसके द्वारा तय किया जाता है प्राइस, या इसका अनुमति दी जाती है कितना होगा, लेकिन ये खुद से तय नहीं करती है, इसके लिए रिकमेंडेशंस आती हैं। रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसा। कौन करता है? एक कमीशन है, CACP, नाम इसका है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये रिकमेंड करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। पहले इसको बोलते थे एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, APC, या एग्रीकल्चर कमीशन फॉर प्राइस। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, नाम बदलकर फिर 85 में ये किया गया। तो ये अनुशंसा करता है, और अनुशंसा होती है जब भी किसी को आप सलाह देंगे, अनुशंसा करते हैं, तो मानने के लिए कोई बाध्य नहीं होता है। तो CCEA बाध्य नहीं है, बट इसकी अनुशंसा पर जनरली काम करता है। और अब ये फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस का अप्रूवल कौन देता है? CCEA। रिकमेंडेशन या अनुशंसा कौन करता है? CACP। ये किस मंत्रालय के अंडर में काम करेगा? कृषि का मसला है तो कृषि मंत्रालय में। कभी किसी का मंत्रालय पता करना हो तो देखा करो किसका मसला है, ये किस विभाग में जाएगा, कोर काम क्या है उसका, वो याद करो। ऐसे रैंडम जिसके अपवाद हो वो याद कर लिया करो कि ये चीज भाई इसलिए यहाँ जाती है, ठीक है। तो FRP तय हो गई। कितनी FRP तय की शुगर की? 365 रुपए तय की गई है। 365 रुपए क्विंटल। क्विंटल आप जानते होंगे, क्विंटल कितने केजी का होता है? 100 केजी का। तो वृद्धि कितनी की है? 10 रुपए की वृद्धि की गई है। 10 रुपए की वृद्धि मतलब पिछले साल 355 रुपए था। और क्या किया इन लोगों ने? यहाँ पर एक अच्छी बात और क्या की, ये जो तय किया गया है ये 1.5 गुना है लागत का। सरकार का वादा है लागत का 1.5 गुना हर फसल में, तो ये 1.5 गुना तय किया गया है। 1.5 गुना किस चीज का? A2 प्लस FL का, एग्रीकल्चरल एक्चुअल कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर का 1.5 गुना सरकार ने किया है। तो यहाँ पर एक और बात याद रखनी, जिनको 365 रुपए कहा गया है, इसकी शर्त क्या है कि 365 रुपए कब देंगे? तब देंगे जब उसमें से जो शुगर निकलती है उसकी रिकवरी 10.25% होगी। आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कोई ये कह सकता है कि 365 रुपए सबको मिलेगा क्या? नहीं, जिसका इतना होगा वो मिलेगा। अगर जिसके कम होगा इससे तो प्राइस भी कम हो जाएगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया FRP। कभी कभी पूछा जाता है कि FRP मिनिमम प्राइस है कि मैक्सिमम प्राइस है? तो ये मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस का मतलब क्या होता है? इतना तो देना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं ले, मतलब कोई गन्ना खरीदेगा तो 365 रुपए तो देना पड़ेगा। उससे ऊपर आप चाहें तो दे सकते हैं, 70 दो, 75 दो, 80 दो, 400, 500 जो भी देना है वो दे सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं दे सकते हैं। और ये तय सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपना मूल्य घोषित करती हैं, जिसको बोलते हैं SAP, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो तय करती हैं। तो इसका जो मूल्य होता है हमेशा FRP के बराबर होगा या ज़्यादा होगा। विशेष रूप से जैसे पंजाब हरियाणा, हमारा यूपी जैसे है, तो यहाँ पर ज़्यादा होता है वो प्रोडक्शन, तो सरकारें कुछ ना कुछ पैसे बढ़ा के तय करती हैं। 365 से ऊपर होगा, नीचे नहीं कर सकती ये भी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब कंक्लूजन, कि FRP मिनिमम प्राइस होता है। FRP एकदम MSP की जैसा है, ये मिनिमम प्राइस होता है, न्यूनतम मूल्य। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट इससे ऊपर तय कर सकती हैं, प्लस में तय कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, जो FRP होता है उस पर कौन खरीदेगा? चीनी मिलें। तो चीनी मिल्स होती हैं उस पर खरीदें या उससे ज़्यादा पर खरीदें, मतलब इक्वल या प्लस।
कम पर नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो मिनिमम प्राइस सरकार ने तय कर दिया है। कम खरीदेंगे तो पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों का प्रावधान है अलग से। नेक्स्ट है, हम फिर एमएसपी पर आ गए। खरीफ फसलों का एमएसपी तय किया सरकार ने। खरीफ फसलों का एमएसपी। अब देखिए, पहले तो एमएसपी भी पता हो फिर खरीफ फसलें पता हो, तो हम पहले खरीफ फसलें पता करते हैं कौन सी हैं, फिर उनका एमएसपी देखेंगे। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और उधर अक्टूबर नवंबर तक कटती हैं, ये होती हैं खरीफ फसलें। या यूं कहें, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बोई जाती हैं, इनकी मानसून के समय इनकी कटाई बुनाई रोपाई सब होती है वो। या वर्षा काल के समय, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक वर्षा इसी समय होती है। तो आपको समझ लेना है कि कहना क्या चाहता है कोई क्वेश्चन। तो खरीफ फसलें मतलब जून जुलाई में जो बोई जाती हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कितनी हो गई? 5। इसके अलावा मूंगफली, तिल, राम तिल, अरहर, मूंग, उड़द या उड़द, और बचा आपका कपास। सूर्यमुखी, ये सारी फसलें हो गई। 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, 3 14। ये खरीफ की फसलें। इन फसलों का एमएसपी जारी होता है। तो कितनी फसलों का एमएसपी जारी होता है? खरीफ की फसलों की केवल हम बात करें तो खरीफ की 14 फसलें हैं। टोटल तो 22 का जारी होता है ना? यहाँ पर आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? तो ये याद रहेंगे तो आप बता पाएंगे। तो ये जैसे ये सारा मोटा में, ये है मोटा अनाज, ज्वार बाजरा, मक्का रागी। कभी कभी दलहन तिलहन करके पूछते हैं, तो सोयाबीन सूर्यमुखी ये हो गई तिलहन में आते हैं, ये तिलहन में है। और मूंगफली, तिल और राम तिल, ये भी तिलहनी फसलें हैं। तो दलहन और तिलहन कंफ्यूजन मूंगफली में ज़्यादा होता है, तो मूंगफली तिलहन की फसल है। ये तीनों दलहन है। दलहन का मतलब दालें हैं। कपास, क्वेश्चन खूब आता है, ये वाणिज्यिक फसल है। निम्न में से कौन सी फसल वाणिज्यिक है, कमर्शियल क्रॉप? तो ये तो हो गया इससे। अब हम आते हैं एमएसपी पर। हमारे यहाँ फसलें 3 होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। एमएसपी कब घोषित होता है? तो फसल की बुआई से पहले।
होता है या करती है, जो भी है सरकार। अब हम समझते हैं एमएसपी क्या बला है। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो मूल्य है जिस पर सरकार खरीदती है या खरीदने का वादा करती है। वादा पक्का होता है या खरीदती है, सरकार फसलें खरीदती है। लेकिन यह कौन सा मूल्य है? न्यूनतम मूल्य, लिखा ही हुआ है मिनिमम, तो यह न्यूनतम मूल्य होता है। आपको कंफ्यूजन के लिए पूछ लेते हैं कि न्यूनतम होता है कि अधिकतम होता है, नाम में ही लिखा हुआ न्यूनतम। न्यूनतम मूल्य होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे ज़्यादा वाले पे खरीद सकते हो। मान लीजिए कि 150 रुपये तय किया गया एमएसपी, तो खरीदने के लिए 150 तो खरीदना ही पड़ेगा। 150 के ऊपर जिसको खरीदना खरीदे, 150 से नीचे नहीं बिकेगा। तो वह मूल्य है जिस पर सरकार खरीदने का वादा करती है। सरकार खरीदती किसके थ्रू है? जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू खरीदा जाता है जो फसलें हैं, तो ये न्यूनतम मूल्य होता है। तो ये क्या होता है, किसानों को गारंटी देता है किस बात की, कि उत्पादन अधिक हो गया तो पैसे नहीं कम होंगे, हमको पैसे मिल जाएंगे। किसानों को गारंटी देता है कि उनका जो उत्पादन हुआ है वो बिकेगा ही बिकेगा मार्केट में। तो ये हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हम इसके प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि करता कौन है। देखिए, शुरुआत होती है रिकमेंडेशन से। कौन रिकमेंड करता है? सीएससीपी की अनुशंसा, जो हम लोग भी पढ़ चुके हैं पीछे, वही करता है। कौन? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये अनुशंसा करता है किसको? सीसीईए को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये अप्रूव करती है। तो अंतिम अनुमति कौन देता है? सीसीईए। तो अप्रूवल हो गया, बस काम पक्का। कितना मूल्य तय होता है आजकल? 1.5 गुना। किसका? लागत का। एमएसपी कितना होता है? लागत का 1.5 गुना न्यूनतम। इससे ज्यादा भी सरकार कर सकती है, लेकिन 1.5 गुना सबका है कि उतना होगा ही। कौन सी लागत का? A2 प्लस FL। FL क्या है? फैमिली लेबर। फैमिली लेबर क्या है? घर के लोग जो काम करते हैं खेतों में, उसकी कीमत जो भी लगाई जाए कि पर डे का 200 रुपये या 400 रुपये जो भी है, वो इसमें जोड़ा जाता है। A2 क्या है? एक्चुअल कास्ट। पेड, मतलब जो कास्ट भुगतान की गई, जैसे किसान के द्वारा जो भुगतान की जाती है, जैसे उसने लेबर को भुगतान किया। लेबर मतलब श्रमिक जो वहाँ काम करने के लिए खेतों में बुलाए थे उसको, ठीक। इसके अलावा उसने खाद खरीदी, उर्वरक खरीदा, उसके लिए पैसा दिया, डीजल खरीदा इंजन चलाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रैक्टर खरीदा लोन पर, तो ट्रैक्टर का पैसा नहीं शामिल होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो शामिल होता है। तो या ट्रैक्टर से काम करवाया, किराए पर काम करवाना, तो ये जो पैसा कर रहे हैं किसान पे, वो इसमें शामिल होता है। जैसे डीजल है या विद्युत खर्च किया उसने, इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, आप लोग समझ गए होंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो उसमें दवाएं पड़ती हैं वो, तो ये सब इसमें शामिल किया जाता है लागत में। तो ये हो गए एमएसपी का 1.5 गुना। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, सीएससीपी, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, सीएससीपी जब रिकमेंड करता है, सीएससीपी रिकमेंड करता है तो किन बातों को याद ध्यान में रखता है? किन बातों को ध्यान में रखता है? तो इंटर क्रॉप पैरिटी को ध्यान में रखता है, अंतर फसली विषमता, विषमता है समता, अंतर फसली मतलब
दो फसलों के बीच में जो है समानता बनी रहेगी, ऐसा ना हो कि एक फसल की कीमत ज़्यादा है एक कम हो, इसी को बोलते हैं इंटरक्रॉप पैरिटी। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बाजार की फसल की कीमत, फसलों की बाजार में कीमत क्या है? कौन से बाजार में? इंटरनेशनल। ठीक है, मांग कितनी है इनकी? इसके अलावा इसमें जो ये आपने लिखा कास्ट, जो लागत लगती है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर सीएससीपी रिकमेंडेशन करता है। तो ये इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फसलें आप याद रखेंगे जो आपके काम में आएंगी। यहाँ पर जो फसलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई अगर देखें तो ज्वार का जो प्राइस, वो कभी कभी सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला पूछ लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो की गई है ना, सबसे ज़्यादा वृद्धि वो सनफ्लावर में की गई है, सूर्यमुखी में। कितनी? 622 रुपए की वृद्धि की गई है। धान का प्राइस 2461 रखा गया है, हो सकता है धान का पूछ लिया जाए क्योंकि ये हमारी मुख्य फसल है। धान मुख्य खाद्यान्न फसल है, आपसे ये भी पूछा जाता है, मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है भारत की? धान। और इसका उत्पादन कितना होता है? लगभग 150 टन के आसपास, मिलियन टन। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारा कौन? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अब हो गया है चीन। व्यापारिक भागीदार का मतलब क्या होता है? जिसके साथ सबसे ज्यादा आयात निर्यात हो। सबसे ज्यादा आयात निर्यात हो, दोनों जुड़ेंगे। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। ठीक, तो इस तरह से व्यापारिक भागीदार हमारा सबसे बड़ा हो गया है चीन, और पहले कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका आ गया दूसरे नंबर। कितना होता है चीन के साथ हमारा? 151 अरब डॉलर का। ये पिछले साल का डेटा है, 25 और 26 की। और अमेरिका के साथ होता है हमारा 140 अरब डॉलर। अमाउंट नहीं याद रखनी है वंस अगेन। तो चीन, दोनों की भी ज्यादा अंतर तो रहा नहीं। यहाँ पर चीन के साथ अपने हमारा नुकसान है, हमारा जो व्यापार संतुलन है, हम यहाँ पर व्यापार घाटे में हैं, और यहाँ पर हमारा व्यापार अधिशेष है। क्या है? व्यापार अधिशेष, या व्यापार भारत के पक्ष में है। किसके पक्ष में है? भारत के पक्ष में। यहाँ पर क्या है? भारत के पक्ष में नहीं है, ये चीन के पक्ष में है, क्योंकि इसमें चीन को फायदा हो रहा है। कितना चीन के पक्ष में है? 112 अरब डॉलर। यहाँ तो बहुत कम है हम लोगों को जो मिल रहा है, मात्र 34 अरब डॉलर। पक्ष और विपक्ष का मसला क्या है? व्यापार संतुलन जो होता है, व्यापार संतुलन को समझने से पहले एक कॉमन लैंग्वेज में समझिए। पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या? जैसे भारत के पक्ष में, इसका मतलब हमको फायदा हो रहा है। फायदा किस चीज का? फायदा इस चीज का कि हमारे देश से रुपया बाहर कम जा रहा, हमारे देश में आ ज्यादा रहा। तो चीन से हमको पैसा ज्यादा मिल रहा है, हमारे देश से जा कम रहा है। मतलब सिर्फ ये है, अगर पक्ष में है तो। नुकसान का मतलब हमारे देश से पैसा निकल रहा है। तो व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है? निर्यात माइनस आयात। कितने का निर्यात किया, कितने का आयात? 100 का
रोज 100 का एग्जाम्पल क्यों लेना, आज 200 का एग्जाम्पल लेते हैं। ₹250 का निर्यात किया आपने और 100 का आयात किया, तो कितना आया, प्लस का 150, तो हमारा निर्यात ज़्यादा रहा। दोस्तों ये सब रुपए में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझाने के लिए। तो 250 का निर्यात किया, 100 का आयात किया, तो आयात में हमें क्या करना पड़ता है, हमें आयात में पैसे देने पड़ते हैं। किसको देंगे, जिसको भेज रहे हैं, जहाँ से मंगा रहे हैं, चीन को। 250 का निर्यात जब करते हैं तो हमको पैसा मिलता है, तो हमको 150 रुपये मिले, ये फायदा हुआ हमारा भारत को। तो ये क्या है, भारत के पक्ष में है, इसी को बोलते हैं भारत के पक्ष में है। दूसरी बात कहो तो चीन के खिलाफ जाएगा, ऐसा है नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ अमेरिका के साथ लागू होगा, ठीक है। तो भारत के पक्ष में है, इसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष। जब प्लस में होता है तो क्या बोलते हैं, व्यापार अधिशेष है, या हमारा व्यापार उनके साथ में क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। अब इसी की रिवर्स कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए 300 का निर्यात करते हैं और 500 का आयात करते हैं, क्या आएगा, -200। ये क्या हो गया, ये व्यापार घाटे की स्थिति है। ये स्थिति हमारी किसके साथ में, चीन के, और ये वाली जो स्थिति हमने समझाई वो अमेरिका के साथ में है। व्यापार घाटा है हमारा चीन के साथ में, व्यापार घाटा बहुत बड़ा है, 112 अरब डॉलर, ठीक। तो भारत के पक्ष में नहीं है, नकारात्मक है, या चीन के पक्ष में, सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओपेक की सदस्यता, ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है किसी देश ने, इतनी ही न्यूज है, वो छोड़ी है यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, इतनी सी न्यूज है। हम पढ़ते हैं फिर ओपेक। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके नाम से ही पता है कि है क्या, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम को निर्यात करने वाले देशों का समूह। तो मैचिंग में कभी कंफ्यूजन ही मत करना, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन है या समूह है। या कार्टेल बोलते हैं कभी कभी। कार्टेल का मतलब होता है जो लोग अपने लाभ के हिसाब से किसी वस्तु की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो ये शब्द भी याद रखें, कभी कभी कार्टेल भी प्रयोग कर देते हैं। तो कार्टेलाइजेशन जैसे किसी देश के अंदर अपने यहाँ प्रतिबंधित है, इकोनॉमिक शब्द है, ठीक है, ये कार्टेल। तो निर्यात करने वाले देशों का समूह, तो करते क्या है, पेट्रोलियम के निर्यात को, इसके निर्यात को कंट्रोल करते हैं। कैसे, कोटा के द्वारा, मतलब सदस्य देशों का कोटा फिक्स कर देते हैं। सदस्य कितने हैं, 12 हैं फिलहाल, अभी उसके बारे में बात करेंगे। क्या करते हैं, सदस्य देशों का कोटा फिक्स कर देते हैं। कोटा का मतलब अमाउंट फिक्स, कि भाई 50 लीटर तुम बेचोगे, लीटर क्यों, बैरल, ठीक है, क्या होता है, बैरल, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं। तो अब 50 लीटर फिक्स कर दिया, मान लीजिए कि यूएई का, ईरान का 10 लीटर बेचोगे, सबका कोटा फिक्स, इससे ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा। तो इससे क्या होता है, सप्लाई कंट्रोल होती है। क्या हो गई, सप्लाई कंट्रोल। सप्लाई कंट्रोल करके जो मूल्य होता है
उसको कंट्रोल करते हैं, मूल्य को कंट्रोल। जब मूल्य को नियंत्रित करते हैं तो जो देश होते हैं इनको क्या होता है, लाभ होगा। तो ये ओपेक की टर्मिनोलॉजी आप समझ गए कि काम कैसे करता है। अब ओपेक को लीड कौन करता है, हर जगह कोई ना कोई नेता होता है, तो यहाँ का नेता सऊदी अरब है। अब हम आते हैं इसके गठन के बारे में। गठन हुआ 1960 में, हेडक्वार्टर इसका है वियना में, वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। ये सदस्य नहीं है इसमें ऑस्ट्रिया, कभी याद कंफ्यूजन होता है तो नहीं करना है। स्थापना की थी 5 देशों ने, कौन कौन से थे, सऊदी, यूएई, ईरान, इराक और वेनेजुएला। ये तो सभी अभी सदस्य हैं ही, बाहर कौन हुआ, ये। इसके अलावा जो और सदस्य हैं वो अफ्रीका के हैं, छोटे छोटे सदस्य। एक तो कुवैत का खैर यहीं का है। इतने नाम तो आप याद रखिए कम से कम, इसमें से कोई ना कोई पूछ लेते हैं। तो कुवैत तक तो ठीक है, बाकी छोटे छोटे देश हैं जैसे कि कांगो है, गिनी है, अल्जीरिया, कांगो, गिनी, लीबिया, नाइजीरिया। नाइजीरिया भी इम्पोर्टेंट है, और एक है गैबन। तो कुल 12 देश हैं। अब इसके सदस्य हैं। अब इसमें कभी कभी हो सकता है पूछा, कभी कभी क्या हो सकता है कोई पूछे कि यूएई ने ऐसा क्यों किया, क्यों मेंबरशिप छोड़ दी। तो रीजन उन्होंने बताया हमारा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में। खैर उनका जो, इसका फायदा क्या होगा, जब वो बाहर आ गए तो कोटा से बाहर आ जाएंगे। कोटा नहीं, तो कोटा जब नहीं तो अपने मन से उत्पादन करेंगे, अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से उत्पादन करेंगे। किसका, पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादन। तो चाहे जितना करें, और चाहे जितना करें तो इनको इतना पैसा मिलेगा। अब जब उत्पादन ज़्यादा होगा, अपने हिसाब से करेंगे, तो भारत को इसको फायदा होगा, भारत यहाँ से खरीद लेगा आराम से। और जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो क्या होते हैं, दाम कम होंगे, कास्ट कम होगी जो पेट्रोलियम का, तो सस्ता मिलेगा भारत को। एक और फायदा भारत को, भारत का इसके साथ एफटीए हो रखा है, इसका नाम क्या है, सेपा, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भारत को और आसानी रहेगी व्यापार करने में। तो ये हो गया इनका एपिसोड। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक का लाभ। ये कुछ खास जरूरत लग नहीं रहा मुझे इसकी टॉपिक में। तो इसमें सबसे अधिक लाभ हुआ है एसबीआई को, उसके बाद हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा को। कुल पीएसयू कितने हैं, 12। अब इनको जैसे यहाँ पर पूछो, ग्रास एनपीए वगैरह का भी पूछा जाता है, और नेट एनपीए, 2 टर्म आते हैं जो आपको कंफ्यूजन करते होंगे। इससे पहले आप एनपीए समझो। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। पहले तो आप असेट समझो, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी को लोन देता है, जैसे यहाँ की बैंक, बैंक की सब असेट क्या है, उसके पास जो पैसा रखा हुआ, मान लीजिए कि 10,000 रुपए है, 10,000 करोड़। अब ये देगा लोन, किसी को दे दिया, मान लीजिए ए को दिया,
और लोन ए को दिया, इसने बनाया पुल बनाएगा या कंपनी चलाएगा तो उससे होगा लाभ, और इसके बदले में बैंक को देगा ब्याज। यह सामान्य प्रक्रिया है। तो बैंक की ये असेट है, जो 10,000 करोड़ का लोन दिया है वो क्या है, बैंक की असेट है। समझ गए आप लोग। और असेट दिया है तो उस पर ब्याज मिलेगा, मूलधन तो चुकाना ही पड़ेगा भैया, उसमें तो कोई रियायत ही नहीं है। तो बैंक की कमाई हो गई ब्याज के रूप में, ये है। तो जब ये ब्याज मिलता रहता है इसको, अब समझिए, अब इसके पास दो कंडीशन है, या तो ब्याज मिलेगा या तो ब्याज नहीं मिलेगा। मिल रहा है ओके, ये नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। जब ब्याज मिल रहा है तो ये असेट इनकी हो जाती है परफॉर्मिंग असेट। कौन सी असेट परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, ब्याज दे रही है बस, परफॉर्म मतलब काम चल रहा है उसमें। और जब ब्याज ना मिल रहा हो तो असेट हो जाती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्लियर। मतलब जो लोग लोन नहीं चुकाते हैं जो संपत्ति पर, जो लोग कंपनी, वो क्या होता है बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो अब ये समझ गए, पीरियड होता है 3 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, 3 महीने का पीरियड देते हैं आपको। 3 महीने के बाद एनपीए होता है, उसकी कैटेगरीज हैं, तो आप अंदर मत जाइए पीरियड का कितना है, आपको सिर्फ इतना ब्याज नहीं मिल रहा है। ये ब्याज और मूलधन दोनों की बात हो रही है। ग्रॉस और नेट एनपीए में अब क्या अंतर है, एनपीए तो आप समझ गए हैं। तो ये हो गया ग्रॉस एनपीए, जैसे कि जो भी कुल उधारी जैसे थी, बैंक की कुल उधारी जो जिस पर उसको लोन नहीं मिल रहा है, वो ब्याज नहीं मिल रहा है, वो 1,000 है। तो ये हो गया ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए क्या होता है कि बैंक लोग क्या करते हैं, जैसे 10,000 का लोन दिया था, 1,000 का लोन दिया था इन्होंने, तो इसका कुछ हिस्सा ये लोग अपने पास रखते हैं, प्रोविजनिंग कहते हैं उसको, कि भाई मान लो कुछ लोग नहीं पेमेंट करेंगे तो काम कैसे होगा, तो उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो प्रोविजनिंग जो रख देते हैं वो, मान लीजिए कि इसमें 100 रुपये रखा गया, तो ये बचेगा 900 रुपये, तो ये हो जाता है नेट एनपीए प्रोविजनिंग के बाद जो बचता है। तो ये मोटा मोटा आपका हो गया। नेक्स्ट है 7। 7 क्या है, भारत के साथ एफटीए। कितने एफटीए हो रखे हैं अभी तक, और उनके नाम अलग अलग हैं, सिर्फ इतना ही है। एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, दिए जाते हैं जब भी समझौता होता है, बाकी चीजें लगभग वही रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त रूप से व्यापार करना। मुक्त व्यापार मतलब जब टैरिफ या तो जीरो कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। इसमें क्या होता है, या तो टैरिफ जीरो हो जाता है, कम होता है, या चरणबद्ध तरीके से जीरो करते हैं। मतलब पहले 10% था, फिर 5, फिर 3, 2, 1 करते खत्म हो जाता है। चरणबद्ध तरीके से खत्म करना टैरिफ को। टैरिफ आयात शुल्क जिसको बोलते हैं, कोई जो देश होता है जब वस्तुओं को मंगाता है अपने देश में तो उस पर शुल्क लगाता है, उसको आयात शुल्क बोलते हैं, या सिर्फ टैरिफ बोला जाता है, या कस्टम ड्यूटी, कुछ भी नाम हो। कुल मिलाकर जैसे ये देश है हमारा भारत, यहाँ जो सामान आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ सामान आएगा बिना टैक्स के अंदर जाएगा, बस जीरो टैक्स। ठीक, तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब कौन कौन से एफटीए हुए उनके नाम क्या हैं वो हम लिख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। जैसे मॉरिशस के साथ हुआ है CECPA, इसको तो आप लोग छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, जनरली पूछा नहीं जाता है। दूसरा है यूएई, इसके साथ हुआ सेपा, जो अभी हम बताएं, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तीसरा अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया है, उसका नाम है ECTA।
एकता करके आप याद कर सकते हैं। ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल नाम है, हमने बनाया हुआ एक कह सकते हैं। इसका नाम फुल फॉर्म क्या होगा? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कोऑपरेशन है एंड ट्रेड एग्रीमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख ले रहे होंगे। इसके अलावा हमने किया है यूके के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, उसका नाम ही है यूके के साथ जो हुआ सीटा, CETA, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ओमान के साथ में जो हुआ है वो अभी सेपा ही बोलते हैं उसको। यूरोपियन यूनियन वाला FTA ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। न्यूजीलैंड के साथ में भी FTA हुआ है, उसका नाम न्यूजीलैंड में वाले में FTA ही है। तो जो डिफरेंट वाले हैं वो याद रखना है। एक जो हुआ है यूरेशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में, यूरेशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड दैट इज स्विस, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, बहुत छोटा सा देश है लिechtenstein। ये हो गए इसके नाम। अब हम आते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर। इनके 10-11 साल पूरा हो गए, इसी वजह से न्यूज में है। 3 योजनाएं शुरू की थी मोदी जी ने 2015 में। कौन कौन सी हैं? एक एक करके बात करते हैं। पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, शुरुआत 2015 में ही हुई। है क्या ये? दुर्घटना बीमा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। दुर्घटना बीमा मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना होने पर पैसा मिलेगा। दुर्घटना हो सकती है तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो डेथ हो जाए या फिर विकलांग हो जाए, प्लस मत समझना एंड है, या हैंडीकैप या विकलांग या दिव्यांग जो बोलते हैं, नया शब्द है दिव्यांग। तो डेथ होने पर 2 लाख रुपए पूरा मिलेगा। यहाँ पर पैसा दिव्यांगता के हिसाब से मिलेगा, प्रोपोर्शनल, आनुपातिक रूप से। जैसे पूर्ण विकलांग हो गए तो 2 लाख रुपए पूरे पूरे। तो ये सुरक्षा बीमा योजना है, 1 साल के लिए है, मतलब जो आप प्रीमियम देंगे वो 1 साल के लिए। अब किस डेथ होने पर किसको मिलेगा? जो नॉमिनी होगा उसको मिलेगा, मतलब जिसके नाम पे किया होगा उसको पैसा मिलेगा। 1 साल के लिए होता है। 1 साल के लिए प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम जो किस्त देते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम एनुअल है, ओ 1 साल के लिए होता है जो प्रीमियम भरा जाता है। प्रीमियम का रेट कितना है इनका? 20 रुपए वार्षिक। 1 साल के लिए 20 रुपए देना होता है। कौन से लोग करवा सकते हैं? उनके लिए एज तय की गई 18 से 70 वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किसके लिए है? ये जो मार्जिनल सेक्शन है, जो गरीब वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर, या मार्जिनल सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, उसके लिए मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो उनके लिए क्या है? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी योजना है, वित्तीय सुरक्षा योजना है। दूसरी क्या है? प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति, ये भी बीमा ही है। ओ सॉरी, जीवन ज्योति के बाद योजना है, बीमा तो है। किसी भी स्कीम को याद करने से पहले उसका नाम में मत जाइए, काम पर दिखे। जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बीमा योजना है। सारे लक्षण पुराने वाले ही हैं, लेकिन किसका बीमा है ये भी डेथ पर देता है। ये डेथ इंश्योरेंस है। डेथ का मतलब लाइफ इंश्योरेंस है। ये जीवन बीमा है, मतलब इसमें भी पैसा मिलेगा नॉमिनी को, जो नॉमिनी होगा। कब? मृत्यु होने पर। मृत्यु को भी नॉर्मल, मतलब नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं। वृद्ध हो गए, मर गए, नेचुरल डेथ होने पर पैसा मिलेगा, जो नॉमिनी होगा, जो घर वाले होंगे। कितना मिलेगा नॉमिनी को पैसे? वही पैटर्न सब पुराना ही है, 2 लाख रुपए। कौन करवा सकता है? जिसकी उम्र 18 से 50 साल की हो। प्रीमियम मतलब किस्त कितनी देनी पड़ेगी, कितना पैसा देना पड़ेगा? 436 रुपए एनुअल, मतलब वार्षिक। हर साल आपको इसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यूअल। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? यहाँ दुर्घटना होगा, सुरक्षा बीमा में दुर्घटना हुई, मान लो कहीं एक्सीडेंट होगा तब। जीवन ज्योति में क्या है? डेथ हो गई किसी भी कारण से, बीमार थे या XYZ, वहां पैसा मिलेगा। यहाँ पर एक्सीडेंट का मसला नहीं है। अगला क्या है? अटल पेंशन योजना, तीसरी। तो इसके नाम में ही लिखा होगा कि कौन सी योजना है? पेंशन योजना है। मतलब इसमें मिलेगी पेंशन, लेकिन इसमें देना पड़ेगा पैसा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम, जो भी कहें आप, प्रीमियम मान लीजिए। मानना क्या है? प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रीमियम आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन प्रीमियम वेरिएबल है। और इसमें जो पेंशन मिलेगी वो प्रीमियम के हिसाब से मिलेगी। पेंशन 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन मिलेगी। तो जो जितना पैसा भरेगा उसके हिसाब से मिलेगी, मतलब जितना जिसका प्रीमियम होगा उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। तो कौन अप्लाई कर सकता है? 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोग। अगर मान लीजिए जो जिसने इसको खरीदा है, पेंशन का सब्सक्राइबर है, उसकी डेथ हो गई तो उसके स्पाउस को मिलेगा। अगर मान लीजिए उसकी डेथ होने पर उसके स्पाउस को, स्पाउस में पति पत्नी दोनों शामिल होते हैं। मतलब स्पाउस कह रहे हैं तो पति हो या पत्नी हो। मतलब पत्नी ने अगर करवाया है बीमा तो पति को मिल जाएगा, पति ने करवाया है तो पत्नी को मिल जाएगा। और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या है? 9 नंबर। अब रेलवे के जोन बने हैं दो नहीं बने, एक बने, मंडल। तो रेलवे का 18वां मंडल बना है, इसका नाम है सदर्न कोस्टल रेलवे, दक्षिण तट रेलवे। सदर्न कोस्ट रेलवे, हेडक्वार्टर वाइजैग, मतलब विशाखापट्टनम। तो बनाया कैसे गया है? दो लोग से, साउथ सेंट्रल और दक्षिण मध्य, साउथ सेंट्रल दक्षिण मध्य, और ईस्टर्न कोस्टल के कुछ कुछ क्षेत्रों को निकालकर, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे के कुछ कुछ क्षेत्र को निकालकर बनाया गया है। और इसकी वजह से रेलवे का जो सिंबल है उसमें स्टार हो गए 18 स्टार, ये वाले स्टार 18 स्टार्स हो गए हैं उसमें, जो 18 मंडल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है?
आरबीआई के द्वारा जो लाभांश दिया गया है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का? पिछला वाला 25-26 का। आरबीआई द्वारा लाभांश किसको दिया गया है? सरकार को। कितना? बहुत ज्यादा, 2.87 लाख करोड़ का। इतना सरकार को अनुमान भी नहीं था। अप्रूवल कौन देता है? जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ये जो लाभांश इनको दिया गया, सबसे ज्यादा दिया गया आज तक, हाईएस्ट है आज तक का। ठीक, अब ये मिला सरकार को, तो सरकार को इससे क्या फायदा, क्या मिलेगा, लाभ क्या है इसका? तो सरकार इसको यूज कर सकती है अपने राजकोषीय घाटा को कम करने में। राजकोषीय घाटा को कम करने में। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जो पैसा सरकार उधारी लेती है, सरकार उधारी लेती है, वही गवर्नमेंट बारोइंग्स जो होती हैं वो। तो ये पैसा आया तो सरकार की उधारी कम हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं इससे जो है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो ये दो इसके फायदे हो सकते हैं। और यहाँ पर एक कमेटी का नाम आता है बिमल जालान कमेटी। इसने कहा था सीआरबी को मेंटेन रखे आरबीआई, कितना? 5.5 से 6.5 के बीच में। सीआरबी क्या होता है? कंटिंजेंट रिस्क बफर। मतलब सब आरबीआई को इमरजेंसी में पैसा जरूरत पड़े, वहां पर जो काम आएगा, दैट इज कंटिजेंसी रिस्क बफर। 5.5-6% मेंटेन करने के लिए कहा गया था। तो अभी इनको जो पैसा दिया है सरकार को, उसके बाद भी 6.5% इन्होंने मेंटेन किया आरबीआई। अब बात आती है सरकार के, आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है जो लाभांश दिया? तो आरबीआई के पास आता कहाँ से है? तो पहला है सीनियोरेज से आता है। मतलब सरकार जो आरबीआई नोटों की छपाई करता है उससे। दूसरा, बैंकों को जो लोन देती है, बैंकों से प्राप्त ब्याज। तीसरा, फॉरेक्स का लेन देन करता है, फॉरेक्स लेन देन। बॉन्ड खरीद करता है, तो बॉन्ड में जो मिलता है सरकार के भी और विदेश के भी, तो इनसे जो पैसा आता है वही है इनका पैसा। इनके पास इकट्ठा होता है, आरबीआई के पास, वही देती है सरकार को। बाकी आरबीआई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई उसके लिए आरबीआई एक्ट है 1934। स्थापना हुई अगले साल 1935। तब हेडक्वार्टर बना था कोलकाता। उसके बाद अगले ही साल ट्रांसफर हो गया हेडक्वार्टर मुंबई। अभी कहाँ है? मुंबई में है। इसके अलावा ये जो आरबीआई है, आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है। ये बांग्लादेश का भी बैंक, म्यांमार का केंद्रीय बैंक रहा और पाकिस्तान का भी रहा। अब हमारा भी ये 3 लोगों का केंद्रीय बैंक रहा। इसके बारे में कभी कभी जो पूछा जाता है, ये पहले प्राइवेट बैंक था, निजी बैंक था जब स्थापित हुआ था। बाकी आप लोग जानते हैं आरबीआई के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। एक गोल्ड माइंस है, हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी है। इसका मुनाफा बढ़ गया इसलिए न्यूज में आया है।
एकमात्र पीएसयू जो ये काम करती है गोल्ड का माइनिंग, एकमात्र सिंगल पीएसयू है बस। लाभ इसका बढ़ गया इसलिए न्यूज में है। हट्टी कहाँ पर काम करती है? कर्नाटक में गोल्ड माइन है। आपसे ये पूछा जा सकता है कर्नाटक में है। कर्नाटक की गोल्ड माइंस का नाम भी हट्टी है और कंपनी का नाम भी हट्टी गोल्ड माइंस है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कृषिगत उत्पादन। पिछले साल का, और ये भी एडवांस एस्टिमेट है विथ थर्ड एडवांस एस्टिमेट। फिर भी मोटा मोटा यही रहेगा, तो आप याद कर लेंगे, पूछा जाता है कई बार। कृषिगत उत्पादन हमारा कितना रहा? खाद्यान्न उत्पादन 376 मिलियन टन। इसमें से अगर हम देखें, चावल 154 मिलियन टन, गेहूं 120 मिलियन टन, मोटा अनाज 74, बाकी रेस्ट ऑफ। अब हम देखते हैं इनका उत्पादन अग्रणी राज्य कौन से हैं, एक एक करके फसल में देखेंगे अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं, देखिए अनाज के उत्पादन में, खाद्यान्न के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में एक ही सबकी क्रम है, यूपी, एमपी और पंजाब, दैट इज पीबी। अब हम देखते हैं चावल में, उत्पादन में यूपी, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। गेहूं यूपी, एमपी और पंजाब। इसके बाद मक्का, एमपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ज्वार में पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक। बाजरा में पहला राजस्थान, दूसरा यूपी। मूंगफली पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा एमपी। श्री अन्न, इसके उत्पादन में पहला राजस्थान, दूसरा यूपी, तीसरा कर्नाटक। सोयाबीन एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। फिर दलहन या कुल दाल के उत्पादन में, कुल दालों में पहला एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र। सरसों राजस्थान, यूपी। मसूर में यूपी, राजस्थान।
अरहर या तुअर, ये ता बनाया है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक और तीसरा गुजरात। चना, पहला महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान। उड़द या उड़द, एमपी और आंध्रा। तिलहन में कुल तिलहन, पहला राजस्थान, गुजरात, एमपी। गन्ना में पहला यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कपास, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। जूट, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। यहाँ पर मैंने सारे दे दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद ही रखने कम से कम। पहले तो आपको ये वाला याद रखना है, चावल भी याद रखना है, गेहूँ याद रखना है, मक्का याद रखना है जो पूछे जाते हैं, मूंगफली, श्रीअन्न, कुल दालें, सोयाबीन भी पूछा गया है। इसके बाद में कुल तिलहन, गन्ना, कपास, जूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रेस्ट आप अगर आपको याद रहता है, जैसे अरहर भी कर लीजिए, तो सो फार सो गुड। इतना तो आप कम से कम याद रखेंगे। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।